हाय गाइस, वेलकम बैक। ईसीजी पार्ट 2 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैसे हम हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इसका जो बेस्ट तरीका है दैट इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स बिटवीन आर एंड द आर वेव्स। तो जैसे इस पर्टिकुलर ईसीजी में जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, अगर मैं काउंट करूं कि हाउ मेनी लार्ज स्क्वायर्स आर प्रेजेंट बिटवीन द आर एंड द आर वेव्स, तो आप नोटिस करेंगे कि तकरीबन 6 स्क्वायर हैं। तो मैथमेटिकल फार्मूला आपने क्या लगाना है? मैथमेटिकल फार्मूला होता है 300 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल। देखिए, छोटे स्क्वायर को काउंट करने में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम वेस्टेज होगा, आपके पास टाइम लिमिटेड होता है एग्जाम में। तो अगर आप 300 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हार्ट रेट फॉर दिस क्लाइंट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 50 बीट्स पर मिनट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसकी नीचे वाली ईसीजी को स्कैन करें तो मैं अगर यहाँ पे काउंटिंग शुरू करता हूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो रिलेटिवली लेसर हैं, तकरीबन 5 है। तो अगर हम 300 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मेरे जो क्लाइंट का हार्ट रेट होगा वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 60 बीट्स पर मिनट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसके नीचे वाले ईसीजी में देखेंगे तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 4 लार्ज स्क्वायर काउंट किए। अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हम में से मोस्ट लोगों का जिनका साइंस का बैकग्राउंड होता है, मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर होती है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं आ रहा हूँ टैकेरिथमिया वाले रेंज में। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 3 लार्ज स्क्वायर हैं। तो अगर हम 300 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 100 है। लेकिन जैसे ही ये 100 के ऊपर जाता है तो अलग अलग रिदम डिसऑर्डर्स हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये मैथमेटिक्स आपके सामने इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अगर इस टाइप का रिदम स्ट्रिप दिया जाए जिसमें सिर्फ एक ही लार्ज स्क्वायर आर और आर वेव के बीच में प्रेजेंट है, तो आपने सिर्फ 300 को 1 से डिवाइड कर देना और हार्ट रेट बोल देना है 300 पर मिनट। तो सिंपल सा जो एल्गोरिथम है यहाँ पर दैट इज़ कि 300 डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल से हार्ट रेट बहुत ही जल्दी और इजीली निकल सकता है। ताकि आप भूल ना जाए, इसको मैं प्रैक्टिस फिर से करा देता हूँ। अगर दो आर वेव्स के बीच में एक लार्ज स्क्वायर है, 2 लार्ज स्क्वायर है, 3 लार्ज स्क्वायर, 5, 6, तो वैल्यू चेंज हो जाती है व्हेन इट कम्स टू द हार्ट रेट ऑफ द पेशेंट। वही फॉर्मूला मैं आपको फिर से प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर एक लार्ज स्क्वायर था तो हार्ट रेट 300 थी, दो था तो 150 था, तीन हो गए तो 100, चार हो गया तो 75, पाँच हो गया तो अप्रॉक्सीमेटली 60, और फिर 50। और अगर आप ये सब नहीं भी याद करना चाहते तो एटलीस्ट आप दो नंबर यहाँ पर याद कर लीजिए, 3 और 5। 3 और 5 से मेरा मतलब ये है कि सपोज आपको एग्ज़ाम में एक ऐसी ईसीजी दी गई जिसमें जो आर आर इंटरवल है, आर और आर वेव्स के बीच में दो आर आर इंटरवल्स अगर लेस देन 3 लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं, 3 से कम लार्ज स्क्वायर आ रहे हैं, इसका मतलब उसका हार्ट रेट 100 के ऊपर है। ऑन द अदर हैंड, फॉर एग्जाम्पल, वो आपको ऐसी ईसीजी देता है जिसमें 5 लार्ज स्क्वायर आर और आर वेव को सेपरेट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके क्लाइंट का हार्ट रेट 60 के नीचे है। मेरा ऑब्जेक्टिव है टैकी और ब्रैडिकार्डिया को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप 35 नंबर यहाँ पर याद कर लेते हैं तो योर जॉब इज़ डन। आपको ये याद रखना है कि यदि दो आर वेव्स के बीच में 3 से कम लार्ज स्क्वायर है तो हार्ट रेट 100 से ज़्यादा होगा, और अगर 5 से ज़्यादा है तो हार्ट रेट 60 के नीचे होगा। तो टैकी और ब्रैडिकार्डिया के लिए, क्योंकि देखिए, जब भी आप ईसीजी देखेंगे तो अल्टीमेटली या तो वो आपको टैकीरिथमिया दे देगा या ब्रैडिकार्डिया दे देगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपने हार्ट रेट ही देखना होता है, और सबसे आसान तरीका मैंने आपको ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया 35, जिससे आप टैकी और ब्रैडिकार्डिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आप इसको डिप्लॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये जो पहले वाला ईसीजी स्ट्रिप जिसको मैं जूम इन करके आपको फ़िलहाल अभी दिखा रहा हूँ, उसमें अगर आप काउंट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लार्ज स्क्वायर आर और आर वेव के बीच में प्रेजेंट हैं। तो तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा कि 300 डिवाइडेड बाय 3, हार्ट रेट ऑफ द क्लाइंट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 पर मिनट। अब बाकी वेव्स भी देख लेते हैं। क्या आप यहाँ पर पी वेव को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो जी हाँ, मैं यहाँ मार्क करूँगा पी वेव कैन डेफिनेटली बी आइडेंटिफाइड। और अगर मैं थोड़ा और जूम भी करूँ, क्योंकि होता क्या है, बहुत बारी हॉस्पिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस आ जाती है। उस इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से ईसीजी में इस टाइप की जिगजैग लाइंस आ सकती हैं। देखिए, इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स आजकल एक्टिव हैं, इसके अलावा इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसकी वजह से ईसीजी में कई बार पेपर पे आप देखते हो इस टाइप के, जैसे इसमें हो रहा है, आप देख रहे हैं जैसे कि इंक ब्लॉट कर गई या थोड़ी सर्रेशंस आ रही हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से है। लेकिन फिर भी हम पी वेव को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पी वेव के बाद में हम क्या क्यू वेव आइडेंटिफाई कर रहे हैं? यस।
तो इसका मतलब जो करंट है उसने सेप्टल एक्टिवेशन करा दिया, जिसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है। तो अगर पी के बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो इसको टेक्निकली बोलते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। तो मेरे क्लाइंट में यहाँ पर एस ए नोड जो है वो बॉस ऑफ द हार्ट है। अब पी वेव की ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। दो, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये थोड़ा सा ब्लर्ड होगा, लेकिन फिर भी अगर आप पी वेव की ड्यूरेशन देखेंगे तो इतना तो आई थिंक एग्री करेंगे कि तकरीबन 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर में फिट कर रही है। इस पर्टिकुलर केस में पी की जो ड्यूरेशन है, पी सिर्फ पी वेव की बात कर रहा हूँ, पी वेव की ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा है नहीं है, रेदर 120 मिली सेकेंड से कम है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो नॉर्मल साइनस रिदम होने के साथ साथ में पी वेव का ड्यूरेशन नॉर्मल है। अगर हम पी आर को भी इवेलुएट करें तो तकरीबन 3 स्मॉल स्क्वेयर्स के आसपास प्रेजेंट है। 3 मतलब 120 मिली सेकेंड के आसपास में। मैंने जो पी आर की आपको नॉर्मल ड्यूरेशन बताई थी वो 120 से 200 मिली सेकेंड बताई थी, और इस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूँगा 3 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट है 120 मिली सेकेंड्स। उसके बाद हम क्यू आर एस को इवेलुएट करते हैं। तो क्यू आर एस जो है, अगर मैं किसी और कॉम्प्लेक्स में मार्क करूं तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, अगेन ये तकरीबन 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर्स में फिट हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 2 बोलूँगा। उसमें क्यू आर एस रैदर मेन तो आर वे भी है, क्यू भी छोटा सा है, एस भी छोटा सा है, क्योंकि ये 2 स्मॉल स्क्वायर्स के अंदर फिट हो रहा है। तो मैं बोलूँगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स 80 मिली सेकेंड्स का है, जो अगेन नॉर्मल ड्यूरेशन। अगर टी वेव की हाइट देखते हैं तो टी वेव की जो हाइट है वो भी 5 मिलीमीटर से कम है। तो ये जो मेरा क्लाइंट है इसमें नॉर्मल साइनस रिदम है। हाँ, इतना ज़रूर है कि हार्ट रेट जो है वो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल की तरफ प्रेजेंट है। इसके कंपैरिजन में अगर आप इसकी नीचे वाली ईसीजी देखेंगे तो पहली बात तो आप नोटिस करेंगे कि पी वेव तो प्रेजेंट है, पी वेव की जो ड्यूरेशन है वो भी ठीक लग रही है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 स्मॉल स्क्वायर, लेकिन जो पी आर इंटरवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज लग रहा है। तो थोड़ी मार्किंग्स कर लेते हैं, मैंने जूम इन किया आपके लिए। अगर आप पी वेव की ड्यूरेशन देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर फिट हो रही है, जो कि है 120 मिली सेकेंड। लेकिन पी आर इंटरवल के लिए अगर मैं काउंटिंग करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑन द हायर साइड ऑफ नॉर्मल है, दैट इज अबाउट 200 मिली सेकेंड्स। So I'll just write the data here before you. The P wave duration is approximately 120 milliseconds. The PR interval duration is approximately 200 milliseconds on the upper side of normal. उसके बाद में आप आर एस कॉम्प्लेक्स देखिए तो मेनली तो आर वेव भी प्रेजेंट है, और ये तकरीबन तकरीबन ब्रॉड आ रहा है। जो आर वेव है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। इनफैक्ट जो यहाँ पर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर क्यू तो आ ही नहीं रहा, कई बार ऐसा हो सकता है क्यू नहीं दिखाई दे रहा हो ईसीजी में, आर वेव काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, एस की डेप्थ भी नहीं पता चल रही, लेकिन ये तकरीबन 120 मिली सेकेंड का है, जो कि मैं बोलूँगा कि डेफिनेटली ब्रॉड है। मतलब क्योंकि पी आर इंटरवल हायर साइड ऑफ नॉर्मल पे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हायर साइड ऑफ नॉर्मल पे, इसका मतलब है कि हार्ट रिलेटिवली स्लो हो गया है। अब आर आर इंटरवल को काउंट कर लेते हैं। ये 1 लार्ज स्क्वायर, 3, 4, 5, 6। तो आपने यहाँ पर देखा, इनफैक्ट एक बार फिर से कर लेते हैं, दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ। दिस इज 1 लार्ज स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6। 2 बार मैंने काउंट कर लिया कि कोई गलती तो नहीं हो रही। तो जो इसका हार्ट रेट है वो 300 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 50 बीट्स पर मिनट। तो मेरा जो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन रहेगा या डायग्नोसिस रहेगा, दैट वुड बी दैट द क्लाइंट इज हैविंग साइनस ब्रेडिकार्डिया। वो ब्रेडिकार्डिया इसलिए बोला क्योंकि हार्ट रेट जो है वो 60 से कम आ रहा है, नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 होना चाहिए। ये साइनस ब्रेडिकार्डिया वाले क्लाइंट में पी आर इंटरवल ऑन द हायर साइड ऑफ नॉर्मल है, और आर एस कॉम्प्लेक्स जो आ रहा है वो भी रिलेटिवली ऑन द हायर साइड ऑफ नॉर्मल है। तो ये दोनों ईसीजीज में मैंने आपको हार्ट रेट कैलकुलेट करके बताया, और इस स्लाइड की जो बेसिक समरी है वो यही है कि अगर आप 35 नंबर याद कर लेंगे तो आप टैकी या ब्रेडिरिथमिया वाले कॉम्पोनेंट को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि वो आपको एग्ज़ाम में जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, हम काउंटिंग करते हैं, उससे आपको ज़्यादा बात मेरी ज़्यादा क्लियर लगेगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं काउंट करता हूँ यहाँ पे तो 1 2 3 और तकरीबन 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा लार्ज स्क्वायर्स, 2 आर और आर वेव्स, ये दोनों आर वेव्स हैं, दोनों आर वेव्स के बीच में 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, 3 से 3.5 लार्ज स्क्वायर्स के बीच में आर आर इंटरवल प्रेजेंट है। लेकिन फिर आप देखिए यहाँ पे सडनली कहानी चेंज हो गई। यहाँ पर ये जो आर आर इंटरवल आ रहा है ये तकरीबन मैं बोलूँगा 1 और फिर आधा, तो 1.5 डेढ़ 1.5 लार्ज स्क्वायर प्रेजेंट है बिटवीन द आर एंड द आर वेव्स।
तो मैंने सोचा यार, पहले मुझे लग रहा था कि मतलब मेरी काउंटिंग में गलती है, तो मैं सोचा मैं एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि अगर आगे वाले में भी मैं काउंट करता हूँ, यहाँ पे ये 1 2 और फिर ये 3, अगर पूरा का पूरा मैं देखूँ, थोड़ा इस पार्ट पे थोड़ा इस साइड पे, तो 3 लार्ज स्क्वायर तो बन रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3 के आसपास बन रहे हैं ज़रूर। 3 से इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही होंगे। लेकिन बीच में ये जो आ रहा है वैल्यू, ये 1.5 लार्ज स्क्वायर की आ रही है। तो चक्कर क्या है कि भाई यहाँ पे तो हार्ट रेट हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 100 बीट्स पर मिनट। लेकिन फिर सडनली हार्ट रेट एकदम से बढ़ कैसे गया, 220 बीट पर मिनट कैसे हो गया? 200 बीट मैंने कैसे निकाला? 300 को मैंने 1.5 से डिवाइड कर दिया। तो मैं ये देख रहा हूँ यार कि ये तो हार्ट रेट चेंज हो गया। इसका मतलब है कि इस क्लाइंट को टैकीरिदमिया तो है, लेकिन इसका जो रिदम है वो रिदम इरेगुलर है। ऐसा टैकीरिदमिया जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, ये इकलौता ऐसा टैकीरिदमिया है जिसमें आरआर इंटरवल चेंज होता है। देखिए, जब भी टैकीरिदमिया होता है आरआर इंटरवल कम हो जाता है, पर फिर वो सारे जो सीक्वेंस आ रही होती है उस सब में आरआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आरआर इंटरवल जो है वो वेरिएबल है। ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने ड्रॉ करी, मैंने सब्सटैंशियल हिंट पे आपको दिया, इरेगुलरली इरेगुलर रिदम, या लिखा होगा इरेगुलरली इरेगुलर पल्स। इरेगुलरली इरेगुलर पल्स है मतलब कि यहाँ पर जो आरआर इंटरवल की ड्यूरेशन है वो चेंज हो रही है, वो वेरिएबल है। हार्ट रेट सडनली 100 से 200 हो गया और फिर बैक टू 100 भी आ रहा है। तो वेरिएबल आरआर इंटरवल कहाँ पे मिलता है? तो जो सबसे पहली कंडीशन जहाँ पे वेरिएबल आरआर इंटरवल मिलता है और जो एग्जाम परस्पेक्टिव